इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है जो एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और इसमें आपको पूछा गया है कि अगर वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर जीरो और वाई और जेड कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो आपसे पूछा है कि द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर। तो हमें पता है कि 2 मीटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पता है कि डेल भी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर। और अगर ऐसे आप लिखे हो तो ऐसे आप इंटीग्रेट करोगे और डेल भी को लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इसका क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर ई एक्स कर्व। ठीक है, एक्स और डी आर मतलब डी आर वैक्टर एक्स कंपोनेंट में है तो एक्स अपन ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, मतलब एरिया आप निकालोगे आप इसका, तो एरिया निकल जाएगा कितना, माइनस 1/2 माइनस में 20 × 2 दैट इज ये निकल जाएगा 20। तो भी और माइनस भी है यानी कि ओरिजिन पे वोल्टेज 10 वोल्ट है और ये हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि भी इक्वल टू हो जाएगा 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर होगा जो भी का होगा, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर शोन ए इज फिक्स्ड चार्ज बी of mass m is given a velocity v perpendicular to line AB. At this moment the radius of curvature of the resultant path of B is। यहाँ पे फिगर जैसे नहीं दिया हुआ है, फिगर छूट गया है, आप फिगर ऐसे बना लें कि एक ए है जो फिक्स्ड है और यहाँ पे बी है जो बी, ए और बी के बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो रेडियस कुछ आर दिया है और यहाँ से उन्होंने क्या कर रहा है, ये v वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है, वेलोसिटी दिया जा रहा है। अब अगर वेलोसिटी दिया जा रहा है, ये मास m है और चार्ज q है, राइट, ठीक है। देन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी जा रहा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिजल्टेंट पाथ ऑफ बी, इसमें चार्ज भी आपको दिया गया है, चार्ज ऐसा दिया गया है। ये फिगर है, फिगर छूटा हुआ है इसलिए आप इस फिगर को कंसीडर करेंगे, राइट। आफ्टर देन आप इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये है एक चार्ज है, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसकी डिस्टेंस आर है और ये एफ ऑफ क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे, राइट। आफ्टर देन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो ये तो फोर्स इधर राइट साइड में फोर्स लग रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ से कोई सेंटर होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से आर होगा और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से वो ऐसे चक्कर काट रहा होगा क्योंकि एम बी स्क्वायर बाई आर कहाँ पे, इसके उल्टा ऐसे एम बी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा। तो इसको इक्वेट कर दिया जाए, मतलब एम बी स्क्वायर बाई आर इजकल टू के ऑफ क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है तो आर इजकल टू निकाल सकते हो आप एम बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में के इंटू क्यू स्क्वायर। इसको के की वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा एम बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 4πε0 अपॉन में क्यू का स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन जो होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। ये फिगर आपको दिख रहा है, फिगर में आपको एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है और एक क्यू है और चार्ज है और एक मास m है जिस पे चार्ज क्यू है, जिसके चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है। यहाँ से आपको पूछा गया है कि बताइए कि मैक्सिमम स्पीड अगर इसमें निकालना पड़ेगा, हर चीज़ों को निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले कि एक्स निकाला जाए, तो हमें पता है कि क्यू ई इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई इजकल टू कि एक्स, तो एक्स इजकल टू कितना, क्यू इंटू ई बाई के हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम, ये मीन पोजीशन नहीं है, ये यहाँ से
एक्स डिस्टेंस दूरी पे मीन पोजीशन पहुंच गया है, वहाँ से ये एसएचएम करेगा, तो एक्स डिस्टेंस चला गया। अब ये हो गया क्यू ई बाई एम। अब यहाँ से कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी क्या होगा। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होने के लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और वो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई करें हम लोग। तो ऐसे कर सकते हैं क्या कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते जो इसमें एनर्जी आया है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला गया है, तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में चला गया है, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चला गया है। तो मतलब है कि जो Q इंटू ई इंटू एक्स वाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में गई, और वो काइनेटिक एनर्जी है वो चली गई पोटेंशियल में, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर में चली गई। तो हमने क्या करा, Q इंटू ई इंटू एक्स करा इजकल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर करा। ये क्यू कैपिटल क्यू होगा क्योंकि क्वेश्चंस में कैपिटल क्यू है, राइट। तो यहाँ पे आप ना कैपिटल क्यू कर दो, यहाँ से एक्स को कैंसिल कर दो, आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि एक एक्स की वैल्यू मिलेगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा क्यू ई बाई कितना, 2 QE बाई के। एक तो ये मिल जाएगा आपको एक्स, जो आपको इलोंगेशंस पता चलेगा कि कितना कंप्रेशन और इलोंगेशन होगा स्प्रिंग का। तो ये 2 QE बाई के आपका मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशंस कितना हो सकता है, 2 QE बाई के हो सकता है, क्योंकि हमने जो ये Q इंटू ई फोर्स हो गया है, फोर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वर्क डन। तो जिसने ये वर्क डन करा है वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में गया है, और वही काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे चेंज हो गया है, के एक्स बाई कहाँ पे चेंज हो गया, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर में चेंज हो गया है, राइट। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद से इनका मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड। तो वी स्क्वायर कितना होगा, और भी मतलब एक तो ठीक है, एक तो 4 नंबर सही है, पर इसमें ऑप्शंस और भी हैं, 4 के साथ 1 है, यानी कि 4 के साथ 1 है, 3 के साथ भी, 2 के साथ, 4 के साथ ये है, 4 के साथ ये ऑप्शन बी और डी में से, तो बी और डी तो सेम है, यानी कि तो या तो बी या तो डी आंसर होगा। तो ओनली 1 and 4 आर करेक्ट, ओनली 1 and 4 आर करेक्ट, यानी कि कोई ना कोई ऑप्शन गलत है, या तो बी कुछ और होगा या तो डी कुछ और होगा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों आंसर्स सही लग रहे हैं। तो आप यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो कि वेलोसिटी कितना होगा। वेलोसिटी के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखा है, हाफ एम बी स्क्वायर इजक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एक बार देख लेते हैं, हाफ इंटू एम इंटू भी स्क्वायर जो होगा इजक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया है, क्यू, क्यू कैपिटल होना चाहिए इसलिए हमने कैपिटल क्यू चेंज कर दिया है, क्यू इंटू ई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, के एक्स 1 के से के को कटा दो, बी स्क्वायर इजकल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हो आप क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में के अपॉन में एम। अब इसको आप भी अगर लिखना चाहो तो भी इजकल टू लिख सकते हो क्यू इंटू ई बाई रूट अंडर एम के। ये आपका पहला आंसर है, यानी कि पहला करेक्ट होगा और चौथा करेक्ट होगा। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे वर्क करा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क एक बार पूरे के पूरे हमने किसको दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी को दे दिया, और एक बार पूरे के पूरे हमने किसको दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी को दे दिया है। तो इससे कि हमने पूरे के पूरे अगर काइनेटिक एनर्जी को दिया है, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगा। इस तरह से हम लोग इसको वेलोसिटी को निकाल लेंगे, और इस तरह से हम लोग इसके एक्स का को भी निकाल लेंगे, राइट। तो आप इसको देख के ऐसा लगेगा कि बी और डी में से दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है यहाँ पे भी हमारे सिस्टम में भी गलत ऑप्शंस आ गया हो। नेक्स्ट है, हाँ ये भी ठीक है क्वेश्चंस,
द ग्रिड इच स्क्वायर ऑफ 1 × 1 मीटर का ग्रिड है जिसको आपको दिखाया गया है। और ऐसा ग्रिड है तो इसमें क्या किया है कि पोटेंशियल दिया हुआ है, जैसे ओ पे पोटेंशियल 0 है। अब यहाँ पे -1 है, ए पे कितना है -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ओ पे कितना हो जाएगा 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं। आप देखो एक बार, इस टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल के सरफेस बन रहे हैं। और ऐसे अगर सरफेस बन रहे हैं तो अपने हमें पता है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा दो काम है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना आएगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर कितना आएगा, I-J का अपॉन में 1² + 1² का रूट, यानी कि हो जाएगा कितना I-J अपॉन में √2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आफ्टर देन उसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी पड़ेगी। और ये डायरेक्शंस ऐसा ही क्यों होगा, क्योंकि इसलिए ऐसा डायरेक्शन लिया गया है क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी, इसलिए ये एरो की डायरेक्शन दी गई है ऐसे, वरना एरो की डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती थी, राइट। आफ्टर देन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके बीच में हम लोग क्या निकाल दें, किसी दो के बीच में हम लोग E.dr लगा सकते हैं। तो E.dr लगाओगे तो क्या मिलेगा, डेल भी मिलेगा। तो माइनस में लगता है तो कितना हो जाएगा, डेल भी का मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल का मतलब VB माइनस भी ये मिलेगा। तो VB कितना मिलेगा बताइए, VB मतलब V ऑफ B, यहाँ पे B पे कितना वोल्टेज है, -2 है और -0 है, यानी कि कितना मिल गया है आपको, -2 वोल्ट मिला है। और -E.dr भी है यहाँ पे, तो माइनस से -2 कट गया तो 2 वोल्ट आ गया। पर dr की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। dr की वैल्यू कितना निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, E और B के बीच का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड है ऐसा है, ये अगर ये 1 ये भी 1 तो ये हो जाएगा √2। तो ये dr होगा अपना, जैसे ये B है, ये A है और ये B है, तो आप ऐसे लिख सकते हो E√2 = 2, यानी कि E = 2/√2, यानी कि आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैग्नीट्यूड निकल जाए, डायरेक्शन तो अपने को पता ही है, ये √2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड पता चल गया है और यहाँ पे डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको, ये ग्रीन वाली को और ये वाली ब्लैक वाली जो है, जो रेड में हमने गोला घेरा है उसको, उन दोनों को आप लोग क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ई का मैग्नीट्यूड इंटू ई का यूनिट वेक्टर आपको ई वेक्टर देगा। तो कितना निकलेगा आपको, √2 इंटू I-J अपॉन में √2। √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे तो आप देखेंगे I-J करेक्ट आंसर होगा। I-J का मतलब B इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, इज केप्ट नियर अ चार्ज Q एज शॉन द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज इज। तो आप ऐसे लिख सकते हो VP = कितना लिख सकते हो, VP = K ऑफ Q अपॉन में R डैश प्लस V इंड्यूस, ऐसा लिख सकते हो। और VP = VC होगा, क्यों VP = VC होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल सेंटर पे और VP P पोजीशन पे, दोनों हर जगह इसमें पोटेंशियल इक्वल होगा। तो VP को लिख सकते हो VC, और VC की पोटेंशियल लिख सकते हो हाउ मच, कितना KQ/R, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं KQ/R और उसको क्या कर दो, आप इसको माइनस में लेके आ जाओ इधर, KQ/R डैश = V इंड्यूस। अब आपसे यही V इंड्यूस का
पूछा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज के चलते पोटेंशियल क्या होगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है। एक प्लेट है जो एक्स एक्सिस में एक प्लेट है और एक जेड एक्सिस में प्लेट है। तो उसका चार्ज डेंसिटीज दिया हुआ है, एक का प्लस सिग्मा दिया हुआ है, दूसरे का माइनस सिग्मा दिया हुआ है। और प्लस और माइनस सिग्मा से ये पता लगा सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। मतलब है कि प्लस सिग्मा है तो ऑलवेज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। और जो क्या है, जो माइनस है वहाँ पे रिसीव हो रही होंगी। मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होंगी, मतलब ऐसे जा रही होंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी जा रही होंगी ऐसे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फिगर इससे मैच करती हैं। तो पहला अगर देखते हैं तो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि ये माइनस से रिटर्निंग आ रही है, ये भी ये प्लस से दोनों साइड में जा रही हैं पर माइनस से रिटर्न आई है, नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर में देखें तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी माइनस पे रिसीव हो रही है, प्लस पे रिसीव हो रही हैं। और ये माइनस पे तो जा रही हैं ठीक है, पर यहाँ से प्लस पे रिसीव हो रही हैं। पर यहाँ पे अगर देखें सी नंबर पे, तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही हैं दोनों साइड, और यहाँ पे भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ दोनों साइड जा रही हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे, टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q1 and Q2 हैव द मास m, each a uniform electric field having magnitude E exists in positive x direction as shown in figure. The given two charged particles are released from rest at t equal to 0 as shown in figure. If position of Q1 at t equal to 2 seconds is given by coordinate plus 2a and 0, then the x coordinate of Q2 at t equal to 2 seconds is। अब इस क्वेश्चंस में सबसे पहले कि आप देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो एक तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q1 भी चलेगा और Q2 भी चलेगा, मतलब ये दोनों मूव करेंगे। तो दोनों मूव करेंगे तो ऐसे पता कर पाना बड़ी मुश्किल है। और ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगर Q1 चार्ज 2a मूव कर गया है तो Q2 कितना मूव करा है। तो इससे पहले आप एक काम करते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास से सोचते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 इंटू ई अपॉन में 2m। 2m क्यों, क्योंकि मास m और m दोनों के मास जोड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जब ये निकल गया है तो आप x सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो x सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए x इजकल टू यू टी प्लस हाफ और टी स्क्वायर, यानी कि u 0 है तो हाफ इंटू ए सी ओ एम इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि समय दिया हुआ है यहाँ पे। x सेंटर ऑफ मास निकल सकता है तो हाफ इंटू ए सी ओ एम को लिख सकते हो हाउ मच, A1 प्लस A2 अपॉन में 2m इंटू ई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 समय दिया हुआ है, यहाँ पे आपको समय मिल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर है तो ये 2 और ये 2 और ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स सेंटर ऑफ मास तो पता चल गया है अपने को। पर अब एक सेंटर ऑफ मास का एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर एक्स सेंटर ऑफ मास होगा तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। एक्स सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि होता है यहाँ पे वहाँ से Q1 प्लस Q2 बाई m इंटू ई, दैट इज एक्स सेंटर ऑफ मास। उसके बाद से m1 m होता है x कितना ये पहला चला जाता है 2a पे, तो ये इंटू 2a हो जाएगा और प्लस m हो जाएगा और x2 निकालना है अपॉन में 2m हो जाएगा, राइट। 2m इसलिए कि m और m दोनों बराबर हैं। आप इस 2m को क्या करते हैं, m और m ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन में m इंटू ई, और 2 को मल्टीप्लाई कर दियो तो इस
टू को मल्टीप्लाई करने के बाद से ये x2 है, और ये 2 को माइनस कर दो, 2 इंटू ए इजिकल टू x2, ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा मैकेनिक्स का, और सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट लगाकर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी अच्छा है। टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स है, ईच हैविंग द मास m है एंड चार्ज q, व्हेन प्लेस्ड इन अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r with frictionless non-conductive walls, right? The beads moves and the equilibrium, the line joining the ball is horizontal and the distance between them is r. Neglect any induced charge on the hemispherical ball, then the charge on the each bead is. यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक बीड है, और बीड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और इस बीड पे ये आर 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 ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अब बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ से, नेग्लेक्ट एनी इंड्यूस चार्ज ऑन द हेमीस्फेरिकल बॉल देन द चार्ज ऑन द इच बीड। चार्ज क्या होगा बीड का, तो बीड अगर यहाँ पे है तो इस पर नेट फोर्स आप देख सकते हैं, इस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और नॉर्मल अगर ऐसे लग रहा होगा तो ये कुछ एंगल होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, 30 डिग्री होगा। और ये 30 डिग्री होगा तो ये n इंटू कितना हो जाएगा, ये n cos 30 डिग्री होगा, और ये कितना हो जाएगा, n का कंपोनेंट इधर टूटेगा तो ये हो जाएगा ये n साइन 30 डिग्री, राइट। और इधर लग जाएगा आपको FE, यानी कि K इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज नहीं दिया है पर सेम चार्ज है, और नीचे लग जाएगा आपको mg। अब इक्वेट कर दिया जाए, n cos 30 डिग्री इजकल टू m इंटू जी, यानी कि n इजकल टू हो जाएगा mg, और ये हो जाएगा √3/2, यानी कि 2 ऊपर मल्टीप्लाई और √3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अब दूसरी बार कि अब ये चार्ज को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले को भी बैलेंस करेंगे हम लोग, तो पता चलेगा KQ² अपॉन में R² इजकल टू n साइन 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन से n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो पता चलेगा कि 2mg अपॉन में √3 इंटू साइन 30 का भी वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाएगा, क्योंकि कट जाए ये, और ये KQ²/R² होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं, यानी कि Q² इजकल टू mg/√3, और ये R², तो Q² निकालना है तो ऊपर में R² हो जाएगा, नीचे में K हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे अब देख सकते हो कि Q इजकल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, R² को R बाहर निकाल दिया हमने, एक R, उसके बाद से mg अपॉन में √3 इंटू ये हो जाएगा K, और इसका पावर ये हो जाएगा 1/2। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि आप इसमें मिला लीजिए विच वन इज करेक्ट, यानी कि mg/k √3 की पावर 1/2, और r बाहर निकलेगा, mg/k √3 की पावर 1/2, और r बाहर निकलेगा, r इसमें के अंदर नहीं रहेगा क्योंकि R² में है तो r बाहर निकलेगा, मतलब ये नंबर ऑप्शंस दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ चार्ज Q कूलम्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम of a solid hemisphere of radius r meter, then the potential at center O of the hemisphere in the volt is। तो हमें पता है कि किसी भी पूरे स्फीयर का पोटेंशियल होता है K ऑफ कितना 3Q अपॉन में 2R होता है, राइट। पर ये आधा है तो आधा है तो आधा ऐसे रहेगा तो Q रहेगा, और हम लोग पूरा फुल हेमिस्फीयर पूरा स्फीयर बना लेंगे तो यहाँ पे भी Q डाल देंगे, मतलब कि आप ऐसे देख सकते हो कि ये भी Q यहाँ पे हमने ग्रीन वाला जोड़ दिया। अब इसके लिए इस पे पूरे स्फीयर पे चार्ज हो गया 2Q, और इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा K ऑफ 3 इंटू 2Q अपॉन में 2R, दैट इज़ द पोटेंशियल भी।
पर ये पोटेंशियल जितना आया है उसका आधा पोटेंशियल जब इसको काटेंगे तो आएगा। ये भी आया है, पर ये पोटेंशियल आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि इसको काट कर आधा करना पड़ेगा। तो हाफ इंटू के इंटू 3 इंटू 2 क्यू अपॉन में ये बन जाएगा 2 इंटू आर। अब फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा कि अब 3q/2r। के की वैल्यू रखोगे 1/4πε0 मिलेगा। तो आंसर अपना हो जाएगा KQ अपॉन में 2r इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। एक बार फॉर्मूला एक बार देखना भी। करेक्ट आंसर आ गया है अपना ए नंबर, राइट। आफ्टर देन आप यहाँ से 10 नंबर की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये तो आ गया कंप्रेंशन आ गया, कंप्रेंसिव टाइप का क्वेश्चन है। एक कंप्रेंशन है, उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले कंप्रेंशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। A solid conducting sphere of radius a is surrounded by a thin uncharged concentric conducting shells of radius 2a. A point charge q is placed at a distance 4a from the common center of conducting sphere and shell. The inner sphere then the grounded. यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा स्फीयर ग्राउंड होता है तो आप समझिए कि ग्राउंड होने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें। तो चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर पूछ रहा है। मान लिया कि यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज हो गया है। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालोगे आपको जीरो मिलेगा पोटेंशियल, यानी कि के ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन में ए प्लस के ऑफ क्यू अपॉन में 4a इजकल टू जीरो। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि अर्थिंग है। अब यहाँ से हमने क्या करा कि के ऑफ क्यू बाई ए इजकल टू माइनस के ऑफ क्यू बाई 4a। यहाँ से हमने देखा कि के क्यू बाई ए लाइक क्यू जैसा लिख दिया हूँ मैं। ए को ए से कैंसिल कर दो, के को के से कैंसिल कर दो, तो क्यू इजकल टू मिलेगा -q/4। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि -q/4 भी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा एक बार सही से, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब है कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए कि चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्मली। ऐसा है कि जब भी ये और ऐसा होगा तो बाहर चार्ज रखोगे तो बाहर चार्ज रखने की वजह से केवल और केवल ये बाहर के चार्ज के अरेंजमेंट चेंज होंगे। बाहर के चार्ज का, किसके बाहर का? फर्स्ट वाले के बाहर का चार्ज। मतलब है कि थोड़ा सा आप सही से इस चीज़ों को समझिएगा ताकि हर क्वेश्चंस में यूज होगा। अगर बाहर चार्ज रखिएगा तो केवल इसके बाहर के जो अरेंजमेंट होंगे इस चार्ज के, वहीं क्या होंगे, इस चार्ज को रखने पे ये डी अरेंज हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। बाकी इसके अंदर का कुछ चेंज नहीं होगा। और इस वाले का जो अपना ये ग्रीन कलर के जो अंदर वाली है, अंदर वाली में ना बाहर वाले, अंदर वाली के ना तो बाहर वाले सरफेस में कोई चेंज होगा ना अंदर वाले सरफेस में चेंज होगा। ओनली अगर कोई चेंज होगा बाहर के चार्जों से तो बाहर वाले सरफेस के, बाहर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये वाला नॉन यूनिफॉर्म होगा, बाकी सारे यूनिफॉर्म होंगे। मतलब ये यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, अंदर वाले। मतलब किसी भी स्फीयर के दो हैं, एक बाहर वाला पार्ट है, एक अंदर वाला पार्ट है। बाहर वाला दिक्कत, बाहर वाला क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, पर अंदर वाला रीअरेंज नहीं होगा। अब आपको इसमें से चूज करना है। देखिए, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर में तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यूनिफॉर्मली होगा, क्योंकि इस चार्ज को रखने से उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी किसी भी इनर सरफेस में। इनर सरफेस या तो बड़े वाले स्फीयर का हो या तो छोटे वाले स्फीयर का हो। तो चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल, आउटर सेल के इनर स्फीयर में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी गलत है, ठीक है। चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर सेल, ये ठीक है। चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल इज नॉन यूनिफॉर्मली, ये डिस्टर्ब होगा। बाहर वाली सेल के बाहर वाली, सेल के जो बाहर वाली ये हैं, ये वाले डिस्टर्ब होंगे। तो C1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है कि द पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल इज, आउटर सेल की पोटेंशियल आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया है कि इनर सेल का चार्ज है
Q/4 माइनस में, और फिर ये बाहर वाले चार्ज एक बाहर है, बाहर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर में चार्ज है Q था, और उसका रेडियस A और 2a दिया हुआ था, क्योंकि ये रेडियस A है और ये 2a दिया हुआ है और एक चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप क्या करिए कि आप पोटेंशियल निकालिए आउटर सेल पे कितना होगा। आउटर सेल पे पोटेंशियल निकालने का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालिएगा तो K ऑफ -Q/4 अपॉन में कितना 2a, और प्लस K ऑफ Q/4a निकालना है, पोटेंशियल है, यही तो पोटेंशियल निकलेगा। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये 4a है, यहाँ से यहाँ तक का 4a है, तो ये हो जाएगा कितना, तो KQ/8a, K ऑफ Q/8a माइनस में प्लस में KQ/4a इक्वल टू भी। अब इसको माइनस करोगे तो मिलेगा KQ/8a मिल जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा, अब ये कैंसिल होकर इतना आएगा, ये भी हो गया है। तो यानी कि भी इक्वल टू हो जाएगा कि 1/4πε0 इंटू 8a इंटू Q, दैट इज Q/32πε0 इंटू a। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अपने को इसमें से देख लो, जो भी आंसर आएगा ये 32 वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कंप्रेंशन है। सबसे पहले कंप्रेंशन को सही से पढ़िए और देन आफ्टर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर एक कंप्रेंशन अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शायद आपके क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, और एक कंप्रेंशन शायद 3 क्वेश्चंस को लेके आएगा। खैर पढ़ते हैं हम लोग। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज A and B have charge +Q and +2Q, mass M and 2m respectively, as shown, right? Both the charges are released from rest when they are at distance L0 apart. Neglect gravity and also assume the only force acting on either charge is the electrostatic force due to the each other. अब एक चार्ज है, एक Q चार्ज है और दूसरा नंबर में 2Q चार्ज है, राइट। अब दोनों को, एक का M मास है, एक का 2m मास है, दोनों यहाँ पे रखा हुआ है कितनी दूरी पे, तो यहाँ से L0 दूरी पे रखा हुआ है। अब क्वेश्चंस इतना ही है, उसके बाद से अब इसके क्वेश्चंस का जैसे कंप्रेंशन का मतलब तो ये बनता है। उसके बाद से अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप, तो द स्पीड ऑफ द चार्ज A एट द इंस्टेंट सेपरेशन बिटवीन द बोथ चार्ज इज 12। अगर इन चार्जों का सेपरेशन 12 हो गया है, जैसे मान लो ये ब्लैक वाली हमने बनाया है, अब हमने रेड वाली बना दी है, तो ये M यहाँ पे पहुँच गया है और 2m यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया ये 2Q, और ये भी एक Q यहाँ पे पहुँच गया, ये लोकेशन आ गया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L0 हो गया है। अब आपसे पूछा गया कि अब बताओ कि इसकी A की स्पीड क्या होगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचो, क्या दोनों का स्पीड आ रहा होगा, तो हाँ, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो Q भी इधर भागेगा और 2Q भी इधर भागेगा, पर दोनों की स्पीड अलग अलग होंगी, और ये स्पीड मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा। जैसे M ऑफ V1, अगर M V1 से चलेगा तो M2 कितना से चलेगा, 2m वाला V2 से चलेगा, यानी कि मास से मास कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि V1 इजकल टू 2V2 हो जाएगा, राइट। यानी कि V2 इजकल टू V1/2 हो जाएगा। ये एक रिलेशंस आएगा सेंटर ऑफ मास में, हम लोग पढ़े थे, जब नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं। वही कहानी यहाँ पे भी इस सिस्टम में हो रहा है। सिस्टम में अगर नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम को कंजर्व कराया गया है। यहाँ से L से 2L0 पे गया है तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है। इनिशियल एनर्जी कितना है, तो K ऑफ Q इंटू 2Q अपॉन में L0, और फाइनल एनर्जी कम हो गया, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कहाँ चला गया है, काइनेटिक एनर्जी में चला गया है। तो ये इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी K इंटू Q इंटू 2Q अपॉन में 2L इजकल टू कहाँ गया है, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू M इंटू V1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू M इंटू V2 का स्क्वायर। दोनों के काइनेटिक एनर्जी, दोनों के में वेलोसिटी आए हैं, M में भी वेलोसिटी आया है और 2m में भी वेलोसिटी आया है, दैट्स वाई दोनों के काइनेटिक एनर्जी होंगे।
अगर दोनों के काइनेटिक एनर्जी होंगे तो आप इनको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा k इंटू क्यू इंटू 2q अपॉन में 2l, माइनस कर दिए, ये 1 है, 1 माइनस 1/2 इजकल टू 1/2 बच गया, तो ये माइनस करके हमने इतना लिखा है। इसके बाद आगे हमने कर दिया कि हाफ इंटू एम इंटू V1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 2m होगा, क्योंकि m2 का वैल्यू 2m है। 2m इंटू V2 का स्क्वायर का मतलब है कि V1 का स्क्वायर बाई 4, राइट। अब इनको क्या कर लो कि 1/2 है, 1/2 है, ये सारे 1/2 जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो एम वी वन का स्क्वायर और 2 से ये हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो V1 स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3/2, यानी कि 3/2 इंटू कितना, 2 1 2 एक 3/2 m इंटू V1 का स्क्वायर इजकल टू k ऑफ 2k क्यू स्क्वायर अपॉन में L0, राइट। उसके बाद से आप देखेंगे कि V1 चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, V1 चाहिए, तो इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3, 3 इधर आ जाएगा, नीचे में m इंटू L0 हो जाएगा, k ऑफ क्यू स्क्वायर इजकल टू V1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप इतना तो हो जाएगा, पर आप ऑप्शन में आप देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, क्या इसके फॉर्म में आंसर दिया है, वेलोसिटी पूछा है, नहीं, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आप निकालेंगे तो v इजकल टू निकलेगा रूट अंडर कितना, तो 4/3 इंटू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू L0 होगा, m इंटू L0 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद से v इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू L0। मेरा तो इतना आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि v इतना ऑप्शन में है या नहीं है। तो 3 वाला ऑप्शन में, यानी कि दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, है या नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो सकता है, खैर मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। एक बार हम भी आंसर्स देख लेता हूँ कि आंसर कितना है, ताकि हम लोग सही से समझ पाएँ। कितने नंबर है क्वेश्चन ये, 13 नंबर है, 13 नंबर। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन कि द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज ए वाइल द सेपरेशन बिटवीन द बोथ चार्ज फ्रॉम L0 टू 2L0। यहाँ पे आपको समझने वाली बातें हैं, समझने वाली ये बातें हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वर्क डन बाई ए पूछ रहा है वो, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज ए पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिले हैं और उसके चलते जो वर्क डन हुआ है उसका वर्क डन चाहिए, नेट वर्क डन नहीं चाहिए, केवल ए पे। तो ये तो क्यू था, ये तो 2q था, ये 2m था और ये m था, तो काम तो दोनों कर रहे हैं, मतलब ये m भी भाग रहा है और 2m भी भाग रहा है, पर किसके चलते हमें वर्क डन चाहिए, केवल m का वर्क डन चाहिए कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा और किसके चलते, उसके चलते कितना वर्क डन आया। तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल सकते हैं, केवल अगर m का काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क करा होगा, क्योंकि k फाइनल ऑफ चार्ज Q1 ऑफ चार्ज ए माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ चार्ज ए इजिकल टू, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यही क्या होगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, जो तो वर्क डन, यही वर्क डन होगा, वर्क डन बाई ए होगा, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये, एक तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में चार्ज रेस्ट पे था तो ये तो जीरो हो जाएगा, पर फाइनल में चार्ज क्या था, फाइनल में चार्ज की कुछ वेलोसिटी मिली है, और वेलोसिटी मिली है तो कितना, हाफ इंटू m इंटू V1 का स्क्वायर, और आप आधा इंटू m इंटू V1, आप इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व किए थे, तो V1 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाई
3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू थ्री 3/पाई क्यू स्क्वायर बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू एल नॉट। तो यहाँ से m कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा Q² में 6 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज द वर्क डन ऑन ए होना चाहिए, 1/a नहीं, वर्क डन ऑन ए पे कितना, ए के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, ए पे कितना वर्क डन किया गया है ऑन ए, यानी कि 6 वाला कुछ है क्या, हाँ Q²/6 वाला आंसर सही है। नेक्स्ट चले हैं अपन 15 नंबर पे। द टोटल वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज ए प्लस चार्ज बी वाइल द सेपरेशन ऑन बोथ चार्जेज फ्रॉम L0 से टू L0 पे। तो कह रहा है कि टोटल वर्क डन क्या होगा जब चार्ज यहाँ से L0 से कहाँ पे चला जाएगा, टू L0 पे, टोटल वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे L0 था, अभी कहाँ पे चला गया है, यहाँ पे चला गया, टू L0 पे चला गया है। अब आपसे वर्क डन पूछा है, Q है, M है, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे M है, राइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं आप, कैसे निकाल सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना था और माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना था, बस घटा दो इसको, घटाओगे तो आपको टोटल वर्क डन निकल जाएगा जब L0 से टू L0 पे जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हाफ इंटू के इंटू, नहीं हाफ नहीं, हाफ क्यों लिख रहा हूँ मैं, के इंटू क्यू इंटू 2Q अपॉन में हाउ मच, तो L0 माइनस के ऑफ Q इंटू 2Q अपॉन में 2L0, इसको माइनस, इसको घटाओगे तो आ जाएगा के ऑफ Q इंटू 2Q अपॉन में 2L0। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² इंटू L0। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट कंप्रेंशन अपने को पढ़ना है। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड प्लेस सिमेट्रिकली ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। द सेम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन अ सेम सर्कल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ टू सिचुएशंस। आपको यहाँ पे पहले फिगर बनाना है, फिगर ऐसे बनाना है कि फिगर आप देख सकते हैं कि एक पहले तो सर्कल बनाइए आप, और सर्कल बनाइएगा और इस सर्कल पे 3 चार्ज को रखना है। तो 3 चार्ज ऐसा रखना है कि उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाए, द सेम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट द प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द सेम सर्कल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ टू सिचुएशन आर 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यहाँ पे Q/3, यहाँ पे Q/3 और यहाँ पे भी Q/3। ऐसा करो कि सेंटर पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो ये कैसा बन जाएगा, ये 60 डिग्री पे बनेगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का बनेगा, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकता है। अब बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में दूसरा में बोल रहा है, अभी तो हमने कंप्रेंशन को क्या करा है, पढ़ा है। दूसरा यही सर्कल पे क्या कर रहा है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि सर्कल को समझने में दिक्कत ना हो, चेंज करके मैं दूसरा कर दिया। अब जब इस पर क्या किया मैंने, ऐसे एक Q/4 चार्ज लिया, यहाँ पे भी Q/4, यहाँ पे भी Q/4 और यहाँ पे भी Q/4, और इन सब के चलते ऐसे इनको मिला दिया, तो और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इसके बाद से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द टू सिचुएशंस। सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो सेम तो है, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, यानी कि Q3/R प्लस के इंटू Q/3/R प्लस के इंटू Q/3/R इजकल टू KQ/R। जोड़ोगे तो नहीं आएगा। उसी तरह इसका भी
दूसरे दूसरे सिचुएशंस का, दूसरा जो ब्लैक वाली है उस सिचुएशन का कितना हो जाएगा, के ऑफ क्यू बाई थ्री, थ्री नहीं 4 होगा क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, के क्यू बाई 4 बाई आर, ऐसा ही के क्यू बाई 4 बाई आर, ऐसा ही करोगे तो यह आ जाएगा के क्यू बाई आर आ जाएगा, यानी कि रेशियो 1 हो जाएगा, पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट चलते हैं अपन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन फर्स्ट सिचुएशन वेयर द चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इच। कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन वेयर द चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी अपने को बनाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होगा, ऐसे अगर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए आपको हम बताते हैं क्या क्या कैसे बनेगा। अब ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस आर है, और ये एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि 60 डिग्री का डिवीजन हुआ था, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू आर, राइट। और ए से लेकर बी और सी, तो ए सी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3/2r, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए से सी तक हो जाएगा √3r। मैं क्यों ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ए से सी और डी के बीच में हम लोग डिस्टेंस पता कर सकें, ताकि जब ए चार्ज आया होगा सिस्टम बनाने के लिए तो कोई भी वर्क डन नहीं हुआ होगा, पर जैसे ही बी सी आया होगा तो वर्क डन हुआ होगा, कितना, के ऑफ Q/3 इंटू Q/3 अपॉन में कितना, √3r, ये हुआ होगा। फिर जैसे ही ये डी आया होगा तो इन दोनों के चलते वर्क डन लिखना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स यहाँ पे वर्क डन डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि ये भी √3r है और ये भी √3r है, तो मैंने पहले ही 2 टाइम्स कर दिया और एक के चलते वर्क डन लिख दूंगा, तो के ऑफ Q/3 इंटू Q/3 अपॉन में √3r। अब इन सबको जोड़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि 2 टाइम्स ये है, 1 टाइम्स ये है, इन दोनों को जोड़ दो तो निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपन वर्क डन निकल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा, PW नहीं चाहिए अपने को, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, यहाँ पे निकल जाएगा 3 इंटू के ऑफ Q/3 इंटू Q/3 अपॉन में √3 इंटू आर, तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, पर आप देखेंगे यहाँ पे किसके फॉर्म में आंसर है, तो आंसर यहीं पे फॉर्म है, आंसर के फॉर्म में नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² अपॉन में 3 इंटू √3 इंटू आर। यहाँ पे देखेंगे कि Q² अपॉन 4 3 12 पाई एप्सिलॉन नॉट √3r, ये आंसर आपका होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका ये आंसर होगा, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 के बाद से 18 उसी का पार्ट है। इफ अ चार्ज part charge is removed from one location in both the situations, the ratio of magnitude of electric field intensity at the center is। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो पूछा है उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे Q/3 था, यहाँ पे भी Q/3 था, यहाँ पे भी Q/3 था, ऐसा कुछ था, और यहाँ पे भी था कुछ ऐसे इस टाइप में था, यहाँ पे Q/4 था, यहाँ पे भी Q/4 था, यहाँ पे भी Q/4 था, यहाँ पे भी Q/4 था। बोल रहा है कि इन दोनों सिचुएशंस में एक चार्ज को हटा दिया गया। एक चार्ज को हटाने का मतलब मान लो कि यहाँ पे इसको हमने डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा और वो उतना ही आएगा जितना इसके चलते था, ये ग्रीन वाले के चलते जितना इधर रिजल्टेंट था वहीं इन दोनों के रिजल्टेंट भी इसके ऊपर आएगा, राइट। तो जब इस रिजल्टेंट आएगा तो क्यों ना हम एक ही चार्ज का निकाल दें, इसी चार्ज का निकाल दें, नहीं तो इन दोनों को निकाल कर फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो बेटर ये होता है कि इसी चार्ज का, इस ग्रीन वाले चार्ज का ही आप निकाल दीजिए, इन दोनों के रिजल्टेंट से आप बच जाएंगे। ये स्मार्ट तरीका है। तो आप जब इसके चलते निकालेंगे तो आपको निकलेगा के ऑफ Q/3 अपॉन में Q/3 अपॉन में R², राइट। तो और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल का, और E ऑफ स्क्वायर पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे अगर एक यहाँ पे अगर हमने ग्रीन वाले को यहाँ पे ग्रीन दे दिया
तो इन दोनों के चलते तो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बचा हुआ है इसी का ये भी आएगा, तो इसके चलते कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना आएगा कि ऑफ Q/4 में R²। अब इन दोनों का रेशियोज पूछा है, तो रेशियोज पूछा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज द सेंटर इज, तो ये हो जाएगा EC/में E ऑफ स्क्वायर वाली पार्ट, जो 4 वाली पार्ट है, इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, क्योंकि Q/3 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/3 इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर भी वेरी बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस। एक कंप्रेंशन हम लोग पढ़ते हैं। थिन रिंग ऑफ रेडियस r मीटर इज प्लेस्ड इन XY प्लेन सच दैट इट्स सेंटर लाइज ऑन origin. The half ring in region x less than 0 carries uniform linear charge density plus lambda coulomb per meter, and the remaining half ring in region x greater than 0 carries uniform linear charge density minus lambda coulomb per meter. अब यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, कंप्रहेंशन के फिगर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट एट द पॉइंट P हुज द कोऑर्डिनेट इज R/2। यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल आप देखेंगे तो यहाँ से ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, जितना पॉजिटिव का निगेटिव का होगा उतना ही पॉजिटिव का, उतना ही पॉजिटिव का, जितना दूर वाला पॉजिटिव होगा उतना ही दूरी वाला निगेटिव होगा। यानी कि ये तो कैंसिल होते जा रहा है, मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट क्या होगा, जीरो होगा। कैंसिल होकर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट में चलते हैं अपन, तो नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स किधर होगा, तो R/2 पे कोऑर्डिनेट्स होगा अलोंग द पॉजिटिव, मतलब ये था ना, तो आप एक बार चेक कर लीजिए किधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शंस, राइट। ये है नेक्स्ट ना, द डायपोल मोमेंट ऑफ द रिंग इन कूलम पर मीटर में। डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ऐसा रिंग है और ये आप ऐसे मान सकते हैं, यहाँ से ऐसे है, और ये निगेटिव 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 चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे साइड में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, हमने क्या करा कि द डायपोल मोमेंट ऑफ द रिंग, इस रिंग का डायपोल मोमेंट निकालना है। हम क्या कहिए कि थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप काट लिए, थीटा पे गए और थीटा पे जाने के बाद से डी थीटा के एक स्ट्रिप काटे, कितना का, डी थीटा का, और ये स्ट्रिप पूरा यहाँ तक काटे, क्योंकि हमें डायपोल बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ आर डी थीटा, और इधर भी लेंथ आर डी थीटा। अब ये निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, तो डी क्यू चार्ज अगर पता करें तो हो जाएगा लेमडा इंटू आर डी थीटा, क्योंकि लेमडा कूलम पर मीटर से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, तो लेमडा आर डी थीटा, ठीक है। तो ये माइनस में होगा, ऑब्वियसली बात है कि माइनस में होगा, और यहाँ पे भी होगा लेमडा इंटू आर डी थीटा, पॉजिटिव होगा। और इसकी डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी वो, इसकी डायरेक्शन ऐसे पी की डायरेक्शन होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब हम लोग जानते हैं डी पी इक्वल टू होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है डी क्यू इंटू 2r, डी ऑफ क्यू इंटू 2 ऑफ आर, ये होगा, ये कंफर्म होगा। तो अपने को डी पी निकाल दें अगर ऐसे, तो डी पी निकल जाएगा कितना, डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा इंटू 2r, ये अपना डीपी निकल गया। पर हमें डीपी से काम नहीं बनेगा, इसकी डायरेक्शंस अगर देखेंगे तो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते थे ना, इसके कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि इसकी कंपोनेंट एक ऐसे आएगा, इधर वाला तो नहीं होगा, पर ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो काम का होगा, बाकी ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इधर वाला जो होगा डायपोल के डायरेक्शंस होंगे, तो ये डीपी, ये कौन सी हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा, यानी कि पी कॉस थीटा होगा। क्यों कॉस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये पी कॉस थीटा होगा। तो अगर नेट डायपोल की बात करें तो ये हो जाएगा डी पी इंटू कितना, कॉस थीटा इंटू आई कैप, और माइनस में, क्यों माइनस में भाई साहब,
माइनस में इसलिए क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन, ये एक्स है ये वाई है, तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो आई अगर डायरेक्शन हमने डिफाइन करा है तो माइनस लेना पड़ेगा। और कॉस थीटा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे साइन थीटा वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा वाला इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से कहानी कैंसिल हो जाएंगे, तो डायपोल तो उधर ही बचेगा निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे डी पी के वैल्यू अगर रखें अपन तो लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू 2r इंटू कॉस थीटा इंटू आई कैप का इंटीग्रेशन माइनस में। जब इसको अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर लें, कलर मैं चेंज कर दूँ, रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि ये हो जाएगा लेमडा आर 2r इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू आई कैप, और साइन थीटा का लिमिट रख देंगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगा तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू लिमिट कहाँ होनी चाहिए, -π/2 से π/2 तक, तो ये होनी चाहिए। तो ये π/2 से -π/2 से π/2 तक। अब ये लेमडा इंटू 2 लेमडा इंटू आर का कितना, आर का हो जाएगा, ये माइनस भी रहेगा इधर, 2 लेमडा इंटू आर का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस साइन -90 डिग्री, ऐसा होगा इंटू आई कैप। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 लेमडा आर स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 और -1 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि -4 लेमडा आर स्क्वायर इंटू आई कैप, ऐसा कुछ होगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, -4r² लेमडा इंटू आई कैप, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये वाला सी नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल है ए बी एंड सी ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियाई ए बी एंड ए लेस देन बी लेस देन सी हैव सरफेस डेंसिटी, ए बी एंड सी भी होना चाहिए, यहाँ पे कट गया है, have surface densities plus sigma minus sigma and plus sigma respectively. The potential of the cell is B, B is cell of B is कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज निकाल देते हैं तीनों सेल पे। तो पहले चीज प्लस सिग्मा पहला, फिर ये दूसरा, और फिर ये रेड वाली तीसरा। तो तीसरे वाले पे है प्लस सिग्मा और पहले वाले पे है प्लस सिग्मा और ग्रीन वाले पे है माइनस सिग्मा। अब चार्ज लिखेंगे तो ए पे ये ए है, ये बी है और रेड वाली सी है। तो ए का चार्ज अगर लिखेंगे तो चार्ज ऑफ ए क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, और क्यू ऑफ बी लिखेंगे तो 4 पाई इंटू बी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ सिग्मा, और क्यू ऑफ सी लिखेंगे तो लिखा जाएगा 4 पाई इंटू सी स्क्वायर इंटू सिग्मा, किसमें, पॉजिटिव में, राइट। ये चार्ज हो गए हैं। अब 3 कंसेंट्रिक है तो पोटेंशियल निकालना है बी पे पोटेंशियल निकालने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल आपको चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं, के ऑफ क्यू ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में, यहाँ वाले का रेडियस अपन लेते हैं बी तक तो ये लिखेंगे बी, पोटेंशियल लिख रहे हैं, और प्लस के ऑफ इस बी के लिए अब लिखेंगे तो के ऑफ 4 पाई इंटू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा, माइनस में, इसलिए माइनस में क्योंकि चार्ज डेंसिटी माइनस में है, माइनस बी, और प्लस के इंटू 4 इंटू पाई इंटू सी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में सी, ये होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 4 पाई स्क्वायर के इंटू 4 पाई इंटू ए स्क्वायर नहीं सिग्मा ले लेते हैं कमन। अब यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी और प्लस सी, ये बचेगा, राइट। तो अब ये हो जाएगा क्या, उसी हिसाब से इसका आंसर देख लेंगे, मैच करा लेंगे क्या होगा, के इंटू 4 पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू सिग्मा इंटू ए स्क्वायर अपॉन में बी। अच्छा, बी को पूरा में बी अगर ले सकते हैं क्या, पूरा में बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी पूरा में ले लिया मैंने। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी ऐसा होगा। अब देख लीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसल, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी, बी सी बाई बी तो सी हो जाएगा। अब ऐसा कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर देखते हैं अपन, फिर क्या है 23 नंबर क्वेश्चन है। 3 चार्जेस प्लस क्यू क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 0। और ऐसा है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा गया है कितना, तो स्मॉल क्यू, और यहाँ पे फिर से d डिस्टेंस पे रखा गया है कितना, तो प्लस क्यू। अब पूछ रहा है क्या कि द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, लेट अस 0। यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है वो हो रहा है 0 फोर्स हो रहा है, यानी कि प्लस क्यू ने प्लस क्यू पे फोर्स लगाया होगा ऐसे, पर ये कभी भी वैसे फोर्स नहीं लगाया होगा, उल्टा लगाया होगा। पर इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने पहले ही मान लिया कि ये क्यू निगेटिव में होगा, तो तभी ऐसा डायरेक्शन आ रहा होगा। तो अपने मान लिया कि के एफ क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर इजकल टू के एफ क्यू इंटू क्यू अपॉन में d/2 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और के से के कैंसिल, क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो क्यू इजकल टू हो जाएगा कितना, ये माइनस में होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस माना है, तो जो चार्ज होगा वो माइनस में ही होगा। माइनस नहीं भी माना है तो आगे मान लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यू हो जाएगा कितना, तो 4 ऑफ क्यू, राइट। तो क्यू ये जो हो जाएगा q/4, और हमने ऑलरेडी माइनस माना है तभी ये इक्वेट करा है, नहीं तो इक्वेट नहीं करता, प्लस करता है। दैट इज -q/4, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे है गिवन ग्राफ्स ऑन द वेरिएशंस, ये आप ग्राफों को देखकर बना सकते हैं। एक ऐसा सेल होता है और सेल ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है पोटेंशियल। अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है और थ्योरी का क्वेश्चन है, तो थ्योरी का क्वेश्चन शायद आप इजीली बना सकते हैं। थ्योरी के क्वेश्चनों में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, कॉपी के क्वेश्चन है। पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल्स है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। इसलिए पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इसलिए क्योंकि इसके अंदर, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट की ग्राफ दिख रहा है, तो एक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसके बाद से रेडियस इसका r0 होगा, और r0 के बाद जैसे आगे जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये तो पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऐसा है कि पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल्स, दैट इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए थी। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, थ्योरी भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर एंड द अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एंगल 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज 10⁻29 कूलम मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल निकालना होगा तो उसके लिए डायरेक्टिव फार्मूला होता है कितना, यू इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, ऐसा पी ई कॉस ऑफ थीटा ऐसा माइनस में होता है। फिर कितना हो जाएगा, p की वैल्यू कितना, तो p की वैल्यू हो जाएगा 10⁻29 और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1 पे 3 0 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, क्योंकि 45 से 1/√2 मैंने रख दिया। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 10⁻29, तो ये 1000 पॉजिटिव में है तो 3 घटा दो, 10⁻26 इंटू 1/√2। तो ये क्या करते हैं, इसमें से एक 10 निकाल दो, एक 10 अपॉन में √2 इंटू 10⁻27, यानी कि इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा लगभग 7 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 7 इंटू 10⁻27 आंसर होगा। यहाँ पे आपको ऐसे ये आंसर मिलेगा क्योंकि अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा।
इस तरह से ये सारे डिस्कशन कंप्लीट हो गए हैं और आप सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि क्वेश्चंस ऐसा ही हम डिस्कशन करते रहें और आप लोग सीखते रहें, राइट। क्योंकि क्वेश्चंस बनाने में बहुत समय लगता है। धन्यवाद।